नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व न्यायिक सक्रियता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में हम सबसे पहले लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो, उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है। किसी मामले की अगर सर्वोच्च न्यायालय सीधे सुनवाई करता है तो वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्चतम न्यायालय के दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। देखो, पहला है अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला है अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है। वे मामले जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को हो, वे अधिकार क्या कहलाते हैं? अत्यांतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे एक तरफ भारत सरकार हो और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो। भारत सरकार व एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो तो उसमें सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार व एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हो, यानी इस भारत सरकार व एक से अधिक राज्य प्लस दूसरी तरफ क्या हो, एक से अधिक राज्य हो, अन्य एक से अधिक राज्य हो। ऐसे विवादों का निपटारा, ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, जब दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो, आपस में कोई विवाद हो तो उस पर सुनवाई का अधिकार केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों में। दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो, इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से है। यानी इसके तहत वे अधिकार आते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को सुनवाई का समान अधिकार प्राप्त है। जैसे इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न तरह की रिटें जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से रिट जारी करने का अधिकार है। ये समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का एक उदाहरण है। दूसरा जो क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह सर्वोच्च न्यायालय का वह अधिकार है जिसके तहत वह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। अपील का सबसे ऊपर का न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। अपीलीय मामलों में तभी सुनवाई होती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे कि इस मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उस मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे देता है। उसकी राय में, यानी उच्च न्यायालय की राय में उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय की राय में यदि लगे कि सर्वोच्च न्यायालय को इस पर निर्णय आवश्यक है तो वह उसको प्रमाण पत्र देकर सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेज सकता है। देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है, बशर्ते उसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है दो आधारों पर। पहला आधार है विधि, इसमें क्या है, उस निर्णय में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न छुपा हुआ हो या उच्च न्यायालय को ये लगे कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के इस प्रमाण पत्र के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है सिविल मामलों में अपील, और तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील, और चौथा है विशेष इजाज़त से अपील। इस प्रकार उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के आधार पर उस अपील को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तीसरा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति निम्न 2 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। पहला है सार्वजनिक महत्व का प्रश्न हो, कोई सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। दूसरा है ऐसे संधि या समझौते जो संविधान लागू होने से पूर्व किए गए हैं। संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई संधि या समझौता किया गया है तो उसके बारे में भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। देखो, पहले वाले मामले में जो सार्वजनिक महत्व का जो प्रश्न हो, उसके मामले में न तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यानी इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है न तो सलाह देने के लिए बाध्य है, न तो सलाह के लिए बाध्य है, ये जरूरी नहीं है सलाह दे ही, और न ही राष्ट्रपति अगर सलाह दे भी देता है तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि उस सलाह को माने ही। परंतु दूसरे वाले मामले में इसमें क्या है, इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सलाह देना आवश्यक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को माने इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहले वाले में सार्वजनिक महत्व का अगर कोई प्रश्न है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय को उस मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और न ही राष्ट्रपति को उस सलाह को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति की सलाह संबंधी, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है। न्यायिक सक्रियता। देखो, जब न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक न्याय की उन्नति के लिए अपने कार्य क्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य करती है या निर्णय लेती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जैसे मान लो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, चुनाव सुधार है, आदि मामले हैं। विधायिका प्रशासन की मदद से करती है ये कार्य, परंतु कई मामलों में न्यायपालिका ने इन पर सुनवाई कर इनमें सुधार के आदेश दिए हैं। इस प्रकार के कार्य न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं। वायु प्रदूषण कम करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, चुनाव में सुधार करना, ये आदि कार्य विधायिका के ही हैं, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। परंतु न्यायालय ने क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठकर भी इन पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है, जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। न्यायिक सक्रियता का प्रथम मुद्दा भागलपुर जो बिहार में है कि कैदियों के अधिकारों के लिए 1979 में प्रस्तुत हुआ। तब से आज तक न्यायिक सक्रियता ने अद्भुत कार्य किया है। जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में न्यायमूर्ति PN भगवती व न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने की थी।
न्यायिक सक्रियता का प्रभाव। देखो, न्यायिक सक्रियता के निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पहले लेते हैं, उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका को मान्यता प्रदान की है। अब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से याचिका दायर कर मुकदमा लड़ सकता है। यानी जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है। अब किसी भी व्यक्ति या समूह की ओर से कोई भी दूसरा व्यक्ति या समूह है उसके ओर से मुकदमा लड़ सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के, अपन पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों की नवीन व्याख्या की है, नई व्याख्या की है और आम आदमी के जीवन व सुरक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। आम आदमी के जीवन और उसकी सुरक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों की गरिमा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया है तथा उच्चतम न्यायालय ने कार्यपालिका के स्वयं विवेक पर नियंत्रण भी किया है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता के ये प्रभाव है। देखो, न्यायिक सक्रियता के परिप्रेक्ष्य में अगर यदि हम संसद और न्यायपालिका का अध्ययन करें तो देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता से वर्तमान में न्यायपालिका एवं संसद विभिन्न मामलों में आमने सामने खड़ी है। संविधान लागू होने के प्रारंभ से ही किसी न किसी मुद्दे पर संसद व न्यायपालिका में टकराव की स्थिति रही है। प्रारंभ में संसद संपत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाकर भूमि सुधारों को लागू करना चाहती थी, परंतु न्यायपालिका ने कहा कि संसद मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। गोलकनाथवाद 1967 से केशवानंद भारती वाद 1973 तक संसद व न्यायपालिका में विवाद काफ़ी गहरा गया था। अंततः न्यायपालिका ने संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन बिना किसी बदलाव के संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया है। यानी मूलभूत ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है, इसको न्यायालय ने स्वीकार किया है। वर्तमान में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर इसे अत्यंत व्यापक बना दिया गया है। यानी न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर इसको अत्यंत व्यापक बना दिया है। न्यायपालिका ने कई मुद्दों पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिए आदेश दिया है। न्यायपालिका ने कई बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिए आदेश दिया है और कई बार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा निरस्त किया है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायालय की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन दोनों न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य बशर्ते कुछ मामलों में विवाद की स्थिति रही है, परंतु स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दोनों ही स्थितियां अत्यंत आवश्यक हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।